जय हिंद। अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें हम लोग यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 4 हमारा परिवेश का लेसन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। आज 11 है जल ही जीवन है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको हम लोग नोट करेंगे। तो आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग नोट करते चलें और देखेंगे कि इसमें क्या क्या कुछ खास है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहला ही पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे। 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो इस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें और नोट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जल के स्रोत। अगर आपको ये पेज पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक करके पूरा पेज पढ़ सकते हैं। इसमें केवल हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग का समय कम लगे और हमारे पास एक नोट्स भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जल के स्रोत हैं। तो अगर हम बात करें जल के स्रोत की, तो मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। एक होता है धरातलीय स्रोत, एक होता है भूमिगत स्रोत। तो अगर हम धरातली की बात करें तो जिसमें पानी ऊपर, जल स्तर जिसमें ऊपर रहता है वो होता है धरातलीय, जिसमें कि बारिश के दिनों में पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, नदियों का जल स्तर इससे बढ़ जाता है। तो ये सब जो है, जैसे कि तालाब, पोखर, झील, ये सब कौन से जल के स्रोत हैं? तो धरातलीय जल के स्रोत हैं। यहाँ पे देखिए ये अगला पॉइंट हो गया, इसे जरूर नोट कर लीजिए कि जल के स्रोत दो टाइप के होते हैं। एक होता है धरातलीय जल स्रोत, दूसरा होता है भूमिगत। तो धरातलीय जल स्रोत की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? तालाब, पोखर, नदी, झील, ये सब हो जाएगा धरातलीय जल स्रोत। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि भूमिगत जल स्रोत की, तो भूमिगत जल स्रोत जो है, अच्छा, नहर वगैरह ये सब भी धरातलीय में ही आ जाएंगे, टंकियों में। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करते हैं भूमिगत जल स्रोत की। तो भूमिगत जल स्रोत जो है वो भूमि के अंदर जल रिस रिस कर एकत्रित हो जाता है। तो अगर हम लोग कुआं खोदते हैं या फिर हैंड पंप लगाते हैं या नलकूप लगाते हैं, तो फिर उसके द्वारा हम लोग पानी जमीन के अंदर से बाहर निकालते हैं। तो वो कौन सा जल हो जाएगा? भूमिगत जल हो जाएगा। तो भूमिगत जल किसके द्वारा निकाला जाएगा? कुआं के द्वारा, हैंड पंप, नलकूप, ट्यूबवेल, इन सबों के द्वारा हम लोग निकालेंगे। और भूमिगत जल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पीने के लिए और सिंचाई के लिए। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, पेयजल। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये 2018 में यूपी टेट में भी पूछा हुआ था कि पीने योग्य जल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, कि जल का उपयोग पेयजल एवं सिंचाई आदि कार्यों में किया जाता है। मतलब कि जल का यूज जो है वो पीने के लिए। तो पेयजल किसे कहेंगे? पीने योग्य जल को क्या कहेंगे? पेयजल कहेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ भी चुका था। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से हम लोगों को 3-4 पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसमें हम लोग और देख लेते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण, तो ये तो आप लोग को पता ही है कि नदी, तालाब आदि में कूड़ा करकट डालने से, और फिर नालों का गंदा पानी उसमें गिराने से, कारखाने से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको नदियों में गिराने से, इन सबों से, और कुआं तालाब में इसमें जानवरों को नहलाने से, इन सभी से क्या होता है? जो है कि पानी गंदा हो जाता है जल। फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो जल का सीमित उपयोग करना चाहिए, कूड़ा करकट उसमें नहीं डालना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखिए, गंदे जल से प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दूषित जल हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा होता है, ये अगला पॉइंट हो जाएगा कि इससे कौन कौन से रोग होते हैं। दूषित जल प्रयोग करने से पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार या उसे डायरिया भी कहते हैं, टाइफाइड आदि रोग किससे होते हैं? दूषित जल के प्रयोग से। तो ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, इसे जरूर नोट कीजिए कि दूषित जल के प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, और उससे जानवर वगैरह भी मरते हैं। और फिर उसके बाद जो पौधों का या फिर पेड़ पौधों का जो विकास है वो भी रुक जाता है। तो कुल मिला जुला करके हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से ये चीज़ नोट हो गया। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कुछ खास हम लोग को मिलता है नोट करने के लिए। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने इसमें नोट की होगी। फिर यहाँ पे देखिए, जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न तरीके अपनाते हैं। तो देखिए, जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको आप अगला पॉइंट करके नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा कि जल को उबाल करके पी सकते हैं, छान करके पी सकते हैं, या क्लोरीन द्वारा इसको साफ करके पी सकते हैं।
तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसको और ऊपर कर देते हैं थोड़ा। इसमें देखिए दिया हुआ है क्लोरीन द्वारा। तो क्लोरीन का उपयोग भी पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर ऑप्शन कभी भी आ जाए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, अगर उसमें क्लोरीन भी है तो हमारा राइट आंसर क्लोरीन भी हो जाएगा। तो क्लोरीन का भी उपयोग करते हैं और साथ ही लाल दवा का भी उपयोग करते हैं, और लाल दवा को ही क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 भी कहते हैं इसको। तो इन सभी चीज़ों से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, क्लोरीन से, लाल दवा से, पोटेशियम परमैंगनेट से। तो ये चीज़ें यहाँ से हमें मिल गई। अगर घर में पानी को शुद्ध करना है तो कई प्रकार के घड़े ले लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि कई प्रकार के घड़े ले लेंगे। उसके बाद फिर किसी में जो है कि बजरी डाल देंगे, किसी में बालू, किसी में रेत, इस तरीके से डाल करके फिर थोड़ा थोड़ा छिद्र कर देंगे सभी घड़े में, फिर पानी धीरे धीरे साफ़ हो जाता है लास्ट में। तो यहाँ से देखिए ये सब सारे पॉइंट हमें मिल गई हैं। 4-5 पॉइंट था जो कि हम लोग को नोट करना था। और देखिए जो पानी है अगर उसका अच्छे से निकास नहीं हो रहा है, अगर वो कूलर में, पानी की टंकी में, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो पा रहा है, वहाँ पे अगर इकट्ठा हो जा रहा है तो वहाँ से देखिए मक्खी पैदा हो जाएंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे। ये सब क्या है, रोगवाहक ही हैं। इससे क्या होगा, हमें मलेरिया हो जाएगा, डेंगू होगा। तो कहीं भी पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसको समय समय पे साफ भी करते रहना है ताकि रोग ना पैदा हो सके। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 21 जून। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अशुद्ध जल, ऑप्शन बी पेय जल, ऑप्शन सी वर्षा का जल, ऑप्शन डी मीठा जल। तो अभी हम लोग इसको देख चुके हैं। तो पीने योग्य जल को क्या कहेंगे? पेय जल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए क्लोरीन का, ऑप्शन बी लाल दवा का, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट का, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों का। तो अभी हम लोग देखें क्या कि क्लोरीन का भी यूज कर सकते हैं, लाल दवा और पोटेशियम परमैंगनेट तो एक ही है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें कहीं पे दे दिया कि MnO4 तो वो भी हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, तीनों का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लिए हैं और यहाँ पे आंसर भी जान गए हैं, और आप अपने साथ नोट्स तो बनाते ही होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।